हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज अब तक तो मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई थी, लेकिन इसके बाद मैंने अपना अगला कदम उठाया है हिंदी के लिए, जो मैं हाई स्कूल के लिए हिंदी पढ़ाऊँगा। और इसमें ऐसी हिंदी पढ़ाई जाएगी कि आप मानो कि आप यहाँ पर पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, पास हो जाएँगे, बहुत अच्छे नंबर। 70 नंबर का पेपर होता है, तो 60 से 65 नंबर इसी क्लास से आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। पूरा सबसे पहले हम यहाँ पर जो है गद्य से स्टार्ट करेंगे। जीवन परिचय, एक दिन में एक टॉपिक समाप्त करेंगे। आज हमने पहला टॉपिक लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो पहला चैप्टर है गद्य में, मित्रता। मित्रता एक निबंध है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इसमें उसका जो भी उसके निबंधकार हैं उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद में उसका जो पाठ है उस पाठ का जो सारांश है पूरा सारांश थ्योरी में पढ़ेंगे, और थ्योरी में पढ़ने के बाद उसमें जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों का समाधान यहीं पर होगा, और कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ से दिए जाएंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी वहाँ से ले सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं अपना इस लेक्चर की, और आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं निबंधकार जो है हमारे इस पाठ के। ये जो पाठ लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा था मित्रता, जिसके सबसे पहले इसमें हम जीवन परिचय उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था। सारी चीजें हम एक एक करके जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको स्कूल या कॉलेजों में सिखाया होगा कि एक छोटी सी टेबल बनाई जाती है, जिस टेबल में आप उनका संपूर्ण जीवन परिचय एक शॉर्ट में टेबल के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको लिखने का प्रयास किया है कि सबसे पहले आता है नाम। नाम जिसका भी आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसका नाम उसके आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान अनोगा गांव के जिले में हुआ था, या इनका जन्म स्थान आप बस्ती भी लिख सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। ये कौन थे? ये एक कानूनगो थे जो वहां पर काम करते थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रट तहसील हमीरपुर एवं मिर्जापुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। हाई स्कूल इन्होंने मिशन स्कूल मिर्जापुर में सन 1901 ईस्वी में इन्होंने किया था। आगे इनका आता है कार्य क्षेत्र। इन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया था? इनका कार्य क्षेत्र था, इन्होंने चित्रकला में कार्य किया है। ये एक अध्यापक भी रह चुके थे, ये संपादक भी थे, और ये विभागा अध्यक्ष भी थे, जो कि कौन थे? विभागा अध्यक्ष थे। और इनकी जो निधन था वो 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मुख्य विधा थी, जैसे इनकी कुछ निबंध थे, जैसे आलोचना, इतिहास लेखन, इनकी कुछ मुख्य विधा थी। इनकी शैली कैसी थी? समीक्षात्मक इनकी शैली थी, विचारात्मक थी, और गवेषणात्मक इनकी शैलियाँ थीं। ठीक, अब चलते हैं इनका जीवन परिचय। ये तो हमने शॉर्ट में देखा था, इसके बाद चलते हैं इनका जीवन परिचय हम थ्योरी में कैसे पढ़ेंगे। इनका विस्तृत जीवन परिचय देखते हैं। सॉरी, सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। यहाँ लिख रहा है कि हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक, आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार एवं प्रामाणिक इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1984 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के वस्ती जिले में अगौना नामक गांव में हुआ था। तो ये जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जन्म 4 अक्टूबर 1984 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो मिर्जापुर जिले के सदर कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। इनके जो पिताजी थे चंद्रवली शुक्ल, जो कहाँ थे? मिर्जापुर जिले में एक सदर कानूनगो के पद पर कार्य कर रहे थे। इनकी माता का नाम विवासी देवी था, जो अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। यानी इनकी जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। और शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास हमीरपुर जिले के रट तहसील में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। सन 1901 में इन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल किया था। कहाँ से? सन 1901 में मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पिता की इच्छा थी कि इन्हें आगे वकालत करनी करनी चाहिए, यानी इनके पिता चाहते थे कि ये आगे चल के वकालत करें, लेकिन इसीलिए इसीलिए इन्हें इलाहाबाद भेजा गया था। इनके पिताजी चाहते थे कि आगे चल के वकालत करें, और इसीलिए उन्हें इलाहाबाद यानी प्रयागराज भेजा गया। किंतु गणित में अत्यधिक कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि ये गणित में थोड़े कमजोर थे। कमजोर होने के कारण इनकी आगे की शिक्षा नहीं हो पाई थी, और वकालत की परीक्षा में भी ये अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। और उसके बाद इन्होंने मिर्जापुर की अदालत में कुछ समय तक नौकरी की। एक सेकंड। परंतु स्वाभिमान और स्वतंत्रता विचारों के होने के कारण उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। बाद में उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक बन गए। नौकरी छोड़ने के बाद में ये कहाँ पर? मिर्जापुर मिशन कॉलेज के ये एक चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापक कार्य करते हुए शुक्ल जी स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गंभीर और गहन अध्ययन करने लगे थे।
ये चित्रकला के अध्यापक के साथ-साथ अपनी सेल्फ स्टडी के साथ-साथ में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला जैसी कई भाषाओं में अपना गहन अध्ययन करने लगे। इनकी विद्वता और हिंदी प्रति अगाध प्रेम को देखकर काशी नगरी प्राचीनी सभा ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग हेतु आमंत्रित किया था। यानी इनकी हिंदी को देख कर के हिंदी सभाकार के जो कुछ संपादक लोग थे उन्होंने उसमें आमंत्रित किया। वे काशी आए और उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया। बाद में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के सेवानिवृत्त होने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। बाद में ये हिंदी के विभाग अध्यक्ष बन गए थे। निरंतर साहित्य और साधन में लीन रहते हुए हृदय की गति रुक जाने के कारण यानी हार्ट अटैक के कारण इनकी 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। इन साहित्यकार का निधन हो गया। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में है इनका साहित्य परिचय और अवदान। यानी इनका साहित्य परिचय कैसा है? साहित्य परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के उन विरले विद्वानों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा में एक नया मोड़ दिया। उन्होंने उन्होंने निबंध और आलोचना के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए उनके कारण उनके युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा शुक्ल युग के नाम से कौन जाना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही जाना जाता है। और उन्होंने केवल निबंध ही नहीं लिखे बल्कि हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक और प्रमाणिक इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने 1929 में लिखकर हिंदी भाषा को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया था। यानी हिंदी इन्होंने निबंध ही नहीं लिखे, निबंध के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी सन 1929 में लिखा था। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं। इतना जीवन परिचय लिखने के बाद में अब वहाँ पर कुछ उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, उनकी रचनाएं बताओ, तो आप यहाँ से उनकी रचनाएं भी देख सकते हैं। जैसे इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे शुक्ल जी कुछ प्रमुख रचना है, जैसे निबंध, पहला इनका निबंध संग्रह आता है। निबंध संग्रह में इनका चिंतामणि और इनका विचार विधि इनका निबंध संग्रह आता है। अगला है आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे रस मीमांसा, त्रिवेणी इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। और इतिहास ग्रंथ से हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। संपादित ग्रंथ इनके हिंदी शब्द सागर और तुलसी ग्रंथवली और जायसी ग्रंथवली और ब्रह्मगिर सार, ये सब इनकी कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इनकी कुछ भाषा शैली थी, इनकी भाषा शैली कैसी थी वो भी देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा अत्यंत परिमार्जित, पूर्ण साहित्य एवं परिकृष्ट खड़ी बोली थी। इनकी कैसी बोली थी? खड़ी बोली थी। उन्होंने व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं किया। उनका प्रत्येक शब्द सटीक और अर्थपूर्ण होता था। उनकी शैली मुख्यतः विचारात्मक थी, गवेषणात्मक और भावात्मक थी। उनकी शैली कैसी थी? विचारात्मक थी और गवेषणात्मक थी, भावात्मक थी, ऐसी उनकी भाषा थी। और उनके निबंध में सुखकृत विचार का श्रृंखला और अद्भुत तर्क शक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे चलते हैं इनके पाठ की ओर। इन्होंने पाठ जो लिखा था, इन्होंने निबंध लिखा था मित्रता। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो पाठ लिखा गया है, इनका निबंध लिखा है इन्होंने मित्रता। तो मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक तो अब तक जीवन परिचय था। जीवन परिचय में जो भी आपसे पूछा जाए इसी में से आप जीवन परिचय को पढ़ के याद करके यहीं से आप लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जैसे सबसे पहले इसका है मित्रता। मित्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता निबंध उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह यानी चिंतामणि भाग 1 से उत्कृष्ट है। यानी चिंतामणि का एक भाग 1 है मित्रता, उसमें से ये लिया गया है। यह निबंध व्यवहारिक जीवन की गहराइयों को छूने वाला एक अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक निबंध है। और इनके नीचे कुछ इसका विस्तार दिया गया है। जैसे सबसे पहले देखते हैं, पहला टॉपिक इसमें आता है ये। तो शुक्ल जी का निबंध प्रारंभ करते हुए कहते हैं, शुक्ल जी अपना निबंध प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर की सुरक्षा सीमा से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया या समाज में अपने पैर रखता है। यानी कि शुक्ल जी अपना निबंध प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि जब कोई युवा यानी जब कोई पुरुष अपने घर की सुरक्षा से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया का समाज में अपने पैर रखता है तो उसके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या मित्र चुननी आ जाती है। यानी जब कोई पुरुष या कोई व्यक्ति घर से अपनी घर की दुनिया से, गृहस्थ दुनिया से जब बाहर निकलता है तो वहां पर उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मित्र कैसा चुना जाए, कि जैसा उसका मित्र होगा, जैसा उसका दोस्त होगा, वैसे ही उसकी जिंदगी आगे वाली बननी है। तो उनके सामने ये कड़ी चुनौतियां आती हैं कि मित्र हमें कैसा चुनना चाहिए। यदि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके पहले से कई परिचित या दोस्त नहीं है तो उसकी जान पहचान दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ ही समय में कई लोग से उसका संपर्क हो जाता है। यही परिचय आगे चलकर गहरा हो जाता है और मित्रता का रूप धारण कर लेता है। जब लोग धीरे धीरे किसी लोगों से मिलते हैं तो उनकी जान पहचान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कई लोग उनके संपर्क में आने लगते हैं और इसे चलते उनकी मित्रता आगे चलती रहती है। अगला आता है नंबर 2। दूसरे नंबर पर आता है इसमें युवावस्था। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर युवावस्था। जब वो युवा हो जाता है तो उसके मन की कैसी स्थिति हो जाती है, तो वही लेखक कहते हैं कि युवावस्था में मनुष्य का चित्त, यानी चित्त कहते हैं मन,
चित्त वो मन कहते हैं अत्यंत कोमल और इस तरह का प्रभाव ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तो है कि उसके भाव अपरिपक्व होते हैं, यानी उसके अभाव जो होते हैं कैसे अपरिपक्व हो जाते हैं और उसकी वृद्धि चंचल हो जाती है। लेखक ने युवा अवस्था के मन की तुलना कच्ची मिट्टी की मूर्ति से की है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने युवावस्था को किसके समान माना है? तो कच्ची मिट्टी मूर्ति के आकार का से माना गया है। तो उसकी बुद्धि कैसी? लेखक ने युवावस्था को क्या कहा उन्होंने लेखक ने युवावस्था को कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान उन्होंने माना है। और कच्ची मिट्टी की मूर्तिकार चाहे तो राक्षस बना दे या देवता। कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसे चाहे राक्षस बना दे या फिर कोई मूर्तिकार बना दे, वह जिस रूप में ढलेगी मिट्टी उसी आकार में ढल जाएगी। लेखक कहना चाहते हैं कि जो मित्रता है, सही दोस्त मिलेंगे तो हम हमारी जो जिंदगी है सही दिशा की ओर मुड़ेगी। अगर गलत दोस्त मिल जाते हैं तो गलत संगति मिल जाती है तो उनके ही तरह हम भी बन जाते हैं। तो उन्होंने युवा अवस्था के लिए कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान उनके लिए माना है कि उन्हें जिस आकार में ढालेंगे वो वैसा ही ढलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार एवं पुरुष अच्छी या बुरी संगत का असर बहुत तेजी से पड़ता है। उस पर अच्छी या बुरी संगत का असर पड़ने लगता है। यदि वह कुसंगति में पड़ता है तो उसका विनाश हो जाता है, यानी गलत संगति में पड़ जाता है तो उसका विनाश तो निश्चित ही है। यदि एक सेकेंड यदि सत्संगति में रहता है तो वह महान बन जाता है। अगर वो सही लोगों के साथ रहेगा तो वो महान भी बन जाता है। अगला इसमें नंबर 3 पर आता है यहाँ पर कि मित्र चुनने में सामान्य लोगों की असावधानियां, यानी जब मित्र लोग चुनते हैं तो उनमें असावधानियां कौन सी वर्तते हैं कि सावधानी नहीं बरत पाते उसमें। तो वो लेखक शुक्ल जी की एक बहुत बड़ी विंड बना है कि और ध्यान आकर्षित करते हैं लोग, मतलब लेखक चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं या मित्र चुनने में सामान्य लोगों की असावधानियां क्या है, वो सावधानियां क्या क्या नहीं बरतते हैं। तो लेखक जी कहते हैं कि लोग जब बाजार से कोई एक घोड़ा, गाय या मामूली से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके 100 गुण और दोष को तो उसके 100 गुण 200 को ठोक बजाकर परखते हैं कि ये सही है या नहीं है। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाने की बात आती है तो लोग जरा भी नहीं सोचा विचारी करते हैं और तुरंत मित्र बना लेते हैं। वे केवल उस व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, बातचीत का अनूठा ढंग और थोड़ी-सी चालाकी या निर्भीकता देखकर ही आकर्षित हो जाते हैं। यानी जो लोग होते हैं, वो उनकी हँसी मज़ाक और चेहरे पे हँसी मज़ाक देखते हैं और बातचीत करने के अनुभव से ही पता कर लेते हैं कि हमारे लिए मित्र है, लेकिन वो चीज़ें सारी गलत होती हैं। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो कोई भी वस्तु खरीदते हैं, वस्तु खरीदने से पहले उसका मोल-भाव करते हैं और उसके बारे में जानते हैं बहुत, उसे ठोक-पीट कर देखते हैं कि ये हमारे लायक है या नहीं है। लेकिन वहीं हम अपनी मित्रता बनाते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते और उसके हँसमुख चेहरे पर ही हम फिदा हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। उसे परंतु अपना सच्चे मित्र बना लेते हैं और लोग यह जानने का प्रयास नहीं करते कि उस व्यक्ति का अतीत कैसा है, यानी उनके पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते कि उसका अतीत कैसा है, उसका चरित्र कैसा है और वह जमीन के महासंग्राम में एक सच्चा साथी सिद्ध हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये सारी चीजें जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 सबसे छोटा है, इसमें पॉइंट नंबर 4 है ये। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध में सच्चे मित्र के स्वरूप और उसके कर्तव्यों का बहुत ही सुंदर और चित्रण किया है, बहुत ही सुंदर इनका चित्रण किया है। उनके अनुसार सच्चा मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर आपको मित्र मिल जाए तो आपका जो मित्र है वो आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। शुक्ल जी के अनुसार सच्चे मित्र में निम्नलिखित गुण होने की आवश्यकता है। जैसे पथ प्रदर्शक, यानी उनका गाइड कैसा होना चाहिए। सच्चा मित्र वह है जो हमें जीवन के सही रास्ते पर चलाए और गलत पर भटकने से रोके। यानी हमारा सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए?